हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का एटीएफ क्लासेस में। आज हम इस वीडियो में लेके आए हैं बायोलॉजी का सेल चैप्टर आज हम पूरे इस वीडियो में देखेंगे। चलिए शुरू करते हैं। पहला है कोशिकाओं के अध्ययन को कोशिका जीव विज्ञान या कोशिकीय जीव विज्ञान या कोशिका विज्ञान कहा जाता है। कोशिकाओं के अध्ययन को कोशिका विज्ञान या कोशिका जीव विज्ञान कहा जाता है। अगला टॉपिक है शब्द साइटोलॉजी हर्टविग द्वारा दिया गया था। शब्द साइटोलॉजी हर्टविग द्वारा दिया गया था। अगला टॉपिक है शब्द साइटोजेनेटिक्स एच जे म्यूलर द्वारा दिया गया था। साइटोजेनेटिक्स एच जे म्यूलर द्वारा दिया गया था। कोशिका विज्ञान के पिता रॉबर्ट हुक को माना जाता है। वह माइक्रोग्राफिया नामक पुस्तक के लेखक है। कार्ल पी स्वानसन को आधुनिक साइटोलॉजी का पिता कहा जाता है। किसको? कार्ल पी स्वानसन को आधुनिक साइटोलॉजी का पिता कहा जाता है। वह सेल बुक के लेखक हैं। भारतीय कोशिका विज्ञान के जनक ए.के. शर्मा है। कौन है? ए.के. शर्मा है। भारतीय कोशिका विज्ञान के जनक ए.के. शर्मा है। अब है क्वेश्चन है कि कोशिका की खोज कैसे हुई थी। देखते हैं। सेल को पहली बार 1665 में रॉबर्ट हुक द्वारा खोजा और उसका नाम दिया गया था। उन्होंने टिप्पणी की यह सेल्यूला या छोटे कमरों के समान अजीब लग रहा था, इस प्रकार यह नाम व्युत्पन्न हुआ। ठीक है, उन्होंने टिप्पणी की यह सेल्यूला या छोटे कमरे के समान अजीब लग रहा था, इस प्रकार यह नाम व्युत्पन्न हुआ। हालांकि जो वास्तव में हुक ने देखा वह पौधे की कोशिकाओं कॉर्क की मृत कोशिकाओं की दीवारें थी, है ना। हालांकि जो वास्तव में हुक ने देखा वह पौधे की कोशिकाओं की मृत कोशिकाओं की दीवारें थी। इन कोशिकाओं के हुक का विवरण माइक्रोग्राफिया में प्रकाशित किया गया था। ठीक है, फिर अगला टॉपिक है हुक द्वारा देखी गई कोशिकाओं की दीवारों ने अधिकांश जीवित कोशिकाओं में पाए जाने वाले केंद्रक और अन्य कोशिकांग का कोई संकेत नहीं दिया। ठीक है, हुक द्वारा देखी गई कोशिकाओं की दीवारों ने अधिकांश जीवित कोशिकाओं में पाए जाने वाले केंद्रक और अन्य कोशिकांग का कोई संकेत नहीं दिया। एंटनी वैन ल्यूवेनहॉक ने अपने माइक्रोस्कोप के तहत जीवित कोशिकाओं का नोटिस करने वाले पहले व्यक्ति थे, जिसे उन्होंने अपने प्रारंभिक माइक्रोस्कोप के माध्यम से अनिमाल्क्यूलस जीवाणु कहा। ठीक है, 1676 में, यानी कि एंटनी ल्यूवेनहॉक ने अपने माइक्रोस्कोप के तहत जीवित कोशिकाओं को नोटिस किया। यानी कि ल्यूवेनहॉक ने जीवित कोशिकाओं की खोज किया। कब? 1676 में। उन्होंने स्पर्म, आरबीसी, प्रोटोजोआ की भी खोज की। ल्यूवेनहॉक ने स्पर्म, आरबीसी और प्रोटोजोआ की भी खोज की। यह सूक्ष्म विज्ञान के जनक के रूप में जाने जाते हैं। किसको? ल्यूवेनहॉक को सूक्ष्म विज्ञान के जनक के रूप में जाने जाते हैं। सेल सिद्धांत के 3 सिद्धांतों को पोस्ट किया गया था। सेल सिद्धांत को 3 सिद्धांत में पोस्ट किया गया था। पहला है सभी जीवित जीव एक या अधिक कोशिकाओं से बने होते हैं। सभी जीवित जीव एक या अधिक कोशिकाओं से बने होते हैं। ठीक है, दूसरा कह रहा है कोशिका जीवन की सबसे बुनियादी इकाई है। कोशिका जीवन की सबसे बुनियादी इकाई है। और तीसरा है सभी कोशिकाएं पहले से मौजूद कोशिकाओं से ही उत्पन्न होती है। सभी कोशिकाएं पहले से मौजूद कोशिकाओं से ही उत्पन्न होती है। ठीक है, फिर अगला टॉपिक देखते हैं। फिर कह रहा है सेल सिद्धांत विकसित करने का श्रेय आमतौर पर 2 वैज्ञानिकों को दिया जाता है। सेल सिद्धांत विकसित करने का आमतौर पर 2 वैज्ञानिकों को दिया जाता है। पहला है थियोडोर समान और दूसरा है मैथियास जैकब स्लेडन, है ना। थियोडोर समान और मैथियास जैकब स्लेडन। फिर अगला कह रहा है, अगला टॉपिक है 1855 में 34 वर्ष की आयु में उन्होंने अपनी अब तक की प्रसिद्ध रचना ओमिस सेलुला प्रत्येक कोशिका दूसरे सेल से उपजी है प्रकाशित की है। प्रत्येक कोशिका दूसरे सेल से उपजी है। 1855 में 34 वर्ष की आयु में उन्होंने अपनी अब तक की प्रसिद्ध रचना ओमिस सेलुला में बोला है प्रत्येक कोशिका दूसरे सेल से उपजा है। चलिए लुईस पास्चर के बारे में देख लेते हैं। लुई पास्चर जड़ में रोगाणु सिद्धांत, पहला है जड़ में
रोगाणु सिद्धांत, दूसरा है रेबीज वैक्सीन, कोलेरा वैक्सीन और एंथ्रेक्स वैक्सीन। तीसरा है पाश्चुरीकरण। चौथा है जीवाणु विज्ञान के पिता, लुई पास्चर को बोलते हैं। ठीक है, रॉबर्ट कोच को आधुनिक जीव विज्ञान के पिता बोलते हैं। और ऐसे जीव विज्ञान के पिता लुईस पास्चर को बोलते हैं और आधुनिक जीव विज्ञान के पिता रॉबर्ट कोच को बोलते हैं। ठीक है, फिर अगला लाइन कह रहा है कोशिका जीवन की संरचनात्मक तथा कार्यात्मक इकाई है। कोशिका जीवन की संरचनात्मक तथा कार्यात्मक इकाई है। ठीक है, चलिए प्रोटोप्लाज्म के बारे में देखते हैं। जीव द्रव्य। ठीक है, जीव द्रव्य एक कोशिका का जीवित हिस्सा है। जीव द्रव्य कोशिका का जीवित हिस्सा है जो एक प्लाज्मा झिल्ली से घिरा होता है। जीव द्रव्य कोशिका का जीवित हिस्सा है जो एक प्लाज्मा झिल्ली से घिरा होता है। वर्ष 1835 में डुजार्डिन ने प्रोटोप्लाज्म की खोज की। किसने? डुजार्डिन ने प्रोटोप्लाज्म की खोज की तथा इसे सोरोकोड नाम दिया गया। ठीक है, फिर अगला लाइन है पुरीकिंजे ने 1839 में प्रोटोप्लाज्म शब्द का नामकरण किया। किसने? पुरीकिंजे ने प्रोटोप्लाज्म का शब्द का नामकरण किया। उसके बाद अगला लाइन है थॉमस हैक्सले ने प्रोटोप्लाज्म को जीवन का भौतिक आधार बताया। थॉमस हैक्सले ने प्रोटोप्लाज्म का जीवन का भौतिक आधार बताया। फिर अगला कहना है सभी जैविक क्रियाएं इसी द्रव के अंदर होते हैं। ठीक है, जीव द्रव्य के सभी जैविक क्रियाएं इसी द्रव के अंदर होती है। इसका 80% भाग जल से बना होता है। कितने परसेंट? 80% भाग जल से बना होता है। जीव द्रव्य के प्रमुख 2 घटक है। कितने घटक है? 2 घटक है। पहला है कोशिका द्रव, दूसरा है केंद्रिका द्रव। पहला क्या है? कोशिका द्रव और दूसरा है केंद्रिका द्रव। चलिए, फिर कह रहा है जीव द्रव्य में वसा किस रूप में संग्रहित होती है? ऑप्शन ए है पॉलीपेप्टाइड, ऑप्शन बी है ट्राइग्लिसराइड, ऑप्शन सी है पॉलीसेकेराइड, ऑप्शन डी है न्यूक्लियोसाइड। इसका आप जवाब देके बताइएगा कमेंट में। ठीक है, चलिए अगले टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। अगला लाइन कर रहा है साइटोप्लाज्म एक घोल है जो प्रत्येक कोशिका को भरता है और कोशिका झिल्ली से घिरा होता है। साइटोप्लाज्म एक घोल है जो प्रत्येक कोशिका को भरता है और कोशिका झिल्ली से घिरा होता है। यह मुख्य रूप से पानी, लवण, प्रोटीन से बना है। साइटोप्लाज्म मुख्य रूप से पानी, लवण और प्रोटीन से बना है। यूकेरियोटिक कोशिकाओं में कोशिका द्रव्य कोशिका के अंदर और केंद्रक के बाहर के सभी सामग्री को शामिल करता है। यूकेरियोटिक कोशिकाओं में, यूकेरियोटिक जैसे मानव हो गया, इस समय यूकेरियोटिक कोशिकाएं होते हैं, उसके बारे में बता रहा है। यूकेरियोटिक कोशिकाओं में कोशिका द्रव्य कोशिका के अंदर और केंद्रक के बाहर के सभी सामग्री को शामिल करता है। फिर कह रहा है यूकेरियोटिक कोशिकाओं के सभी कोशिकांग जैसे कि केंद्रक, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और माइटोकॉन्ड्रिया साइटोप्लाज्म में स्थित हैं। ठीक है, यूकेरियोटिक कोशिकाओं के सभी कोशिकाएं जैसे कि केंद्रक, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और माइटोकॉन्ड्रिया साइटोप्लाज्म में स्थित है। रॉबर्ट हुक ने 1665 में साइटोप्लाज्म की खोज की। किसने? रॉबर्ट हुक ने मृत कोशिका की भी खोज किया था 1665 में और साइटोप्लाज्म की भी खोज की। यह नाम 1874 में रुडोल्फ वॉन कोलिकर द्वारा दिया गया। अगला लाइन है कोशिकांग एक विशेष प्रकार की कोशिका के अंदर मौजूद एक विशेष इकाई है। कोशिकांग एक विशेष प्रकार की कोशिका के अंदर मौजूद एक विशेष इकाई है जो एक विशिष्ट कार्य करती है। कोशिकांग विभिन्न तरह के होते हैं जिससे कोशिका कला, केंद्रक, कोशिका द्रव्य सभी में पाए जाते हैं। कुछ विशेष होते हैं जैसे लवक कोशिका, भित्ति पादप कोशिकाओं में पाए जाते हैं। ठीक है, कोशिकांग विभिन्न तरह के होते हैं जिससे कोशिका कला, केंद्रक, कोशिका द्रव्य सभी में पाए जाते हैं। कुछ विशेष होते हैं जैसे लवक तथा कोशिका भित्ति पादप कोशिकाओं में पाए जाते हैं। ठीक है, चलिए अब कोशिका झिल्ली के बारे में देख लेते हैं। कोशिका झिल्ली के बारे में क्या कह रहा है? एक प्लाज्मा झिल्ली कोशिका कला या प्लाज्मालेमा लिपिड और प्रोटीन से बना होता है। एक प्लाज्मा झिल्ली लिपिड और प्रोटीन से बना होता है जहाँ संरचना, तरलता, बाहरी वातावरण और कोशिका के विकास के विभिन्न चरणों के आधार पर उतार चढ़ाव कर सकती है।
एक प्लाज्मा झिल्ली लिपिड और प्रोटीन से बना होता है, जहां संरचना, तरलता, बाहरी वातावरण और कोशिका के विकास के विभिन्न चरणों के आधार पर उतार चढ़ाव कर सकती है। फिर अगला लाइन कह रहा है, संरचनात्मक रूप से इसमें दो प्रकार के प्रोटीन के साथ साथ एक फोस्फोलिपिड बाइलेयर होता है। संरचनात्मक रूप से दो प्रकार के प्रोटीन के साथ साथ फोस्फोलिपिड बाइलेयर होता है। ठीक है, फोस्फोलिपिड बाइलेयर होता है। एम्बेडेड प्रोटीन और परिधीय प्रोटीन जो आकार प्रदान करने और कोशिका के अंदर और बाहर कणों के आवाजाही की अनुमति देती है। कौन कौन? एम्बेडेड प्रोटीन और परिधीय प्रोटीन जो आकार प्रदान करते हैं, ये दोनों आकार प्रदान करते हैं कोशिका का, और कोशिका के अंदर बाहर कणों की आवाजाही की अनुमति देते हैं। चलिए अगला लाइन कह रहा है, कोशिका झिल्ली में मौजूद सबसे प्रचुर लिपिड एक फॉस्फोलिपिड है। कोशिका झिल्ली में मौजूद सबसे प्रचुर लिपिड में फॉस्फोलिपिड है। ठीक है, जिसमें दो हाइड्रोफोबिक फैटी एसिड है, जिसमें दो हाइड्रोफोबिक फैटी एसिड पूंछ से जुड़ी एक ध्रुवीय सिर समूह होता है। पूंछ से जुड़ी एक ध्रुवीय सिर समूह होता है। कोशिका झिल्ली में मौजूद सबसे प्रचुर लिपिड एक फॉस्फोलिपिड है, जिसमें दो हाइड्रोफोबिक फैटी एसिड पूंछ से जुड़ी एक ध्रुवीय सिर समूह होता है। फ्लूइड, अगला लाइन है, फ्लूइड लोसिस मॉडल। फ्लूइड लोसिस मॉडल का प्रस्ताव 1972 में सिंगर तथा निक्सियोन द्वारा दिया गया था। 1972 में सिंगर तथा निक्सियोन द्वारा दिया गया था। अगला लाइन है, फ्लूइड मोज़ेक मॉडल। फ्लूइड मोज़ेक मॉडल प्लाज्मा झिल्ली की संरचना को घटकों के मोज़ेक के रूप में वर्णित करता है। फॉस्फोलिपिड्स, कोलेस्ट्रॉल, प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट को जो झिल्ली को एक द्रव चरित्र देता है। ठीक है, अगला लाइन है, लाजमा झिल्ली मोटाई में 5 से 10 दौतक होती है। लाजमा झिल्ली मोटाई में 5 से 10 दौतक होती है। अब इसके कार्य देख लेते हैं, कोशिका झिल्ली के कार्य क्या क्या हैं। कोशिका झिल्ली यांत्रिक सहायता प्रदान करती है। पहला कार्य हो गया जो यांत्रिक सहायता प्रदान करती है, जो कोशिका और उसके घटकों और बाहरी वातावरण से घेरते हुए कोशिका के आकार की सुविधा प्रदान करता है। ठीक है, कोशिका झिल्ली यांत्रिक सहायता प्रदान करता है जो कोशिका और उसके घटकों को बाहरी वातावरण से घेरते हुए और कोशिका के आकार की सुविधा प्रदान करता है। यह अर्ध परागम्य झिल्ली की तरह कार्य करता है। यह अर्ध परागम्य झिल्ली की तरह कार्य करता है। क्या कोशिका के अंदर आना है तथा बाहर जाना है, इस बात पर नियंत्रण करता है। अगला लाइन है, यह सभी कार्यों के लिए अंदर और बाहर के संकेतों को उत्पन्न और वितरित करता है। यह सभी कार्यों के लिए अंदर और बाहर संकेतों को उत्पन्न और वितरित करता है। यह ऊतक निर्माण और कोशिका संचयन के दौरान आवश्यक कोशिकाओं के बीच बातचीत की अनुमति देता है। ठीक है, यह ऊतक निर्माण, कोशिका संलयन के दौरान आवश्यक कोशिकाओं के बीच बातचीत की अनुमति देता है। कहते हैं ऊतक निर्माण में और कोशिका संलयन में। ठीक है, अब पढ़ते हैं सूत्रकनिकाएं। सूत्रकनिकाएं में पढ़ते हैं। ठीक है, स्टार लगा लीजिएगा इसको। अगला लाइन कर रहा है, माइटोकॉन्ड्रियन झिल्ली बाउंड ऑर्गेनेल लगभग सभी यूकैरियोटिक कोशिकाओं के साइटोप्लाज्म में पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है? साइटोप्लाज्म में। कौन कौन? माइटोकॉन्ड्रियन झिल्ली बाउंड ऑर्गेनेल लगभग सभी यूकैरियोटिक कोशिकाएं साइटोप्लाज्म में पाया जाता है, जिसका प्राथमिक कार्य एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट यानी कि एटीपी ठीक ना, जिसका प्राथमिक कार्य एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट, इसका फुल फॉर्म होता है शॉर्ट फॉर्म एटीपी, के रूप में बड़ी मात्रा में ऊर्जा उत्पन्न करना है। ठीक है, फिर कहता है अगला लाइन है, माइटोकॉन्ड्रिया आमतौर पर आकार में अंडाकार और आकार में 0.5 से 10 माइक्रोन तक गोल होते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया आकार में अंडाकार तथा 0.5 से 10 माइक्रोन तक गोल होते हैं। ऊर्जा के उत्पादन के अलावा माइटोकॉन्ड्रिया कोशिका संकेतन गतिविधियों के लिए कैल्शियम को संग्रहित करते हैं। किसको? कैल्शियम को संग्रहित करते हैं और ऊर्जा उत्पन्न करते हैं, और कोशिका विकास और मौत की मध्यस्थता करते हैं। चलिए अगला लाइन की तरफ देखते हैं। सर्वप्रथम खोजा जाने वाला कोशिकांग केंद्रक था। केंद्रक था, सबसे पहले खोजा जाने वाला कोशिकांग केंद्रक था। केंद्रक की खोज 1831 में स्कॉटिश वनस्पति शास्त्री रॉबर्ट ब्राउन ने की थी। केंद्रक की खोज किसने की थी? रॉबर्ट ब्राउन ने की थी। केंद्रक के अध्ययन को कियोलॉजी के रूप में जाना जाता है। केंद्रक के अध्ययन को कियोलॉजी के रूप में जाना जाता है। फिर है
इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम अंतःप्रद्रव्यी जालिका के बारे में जानते हैं। कह रहा है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम यूकैरियोटिक कोशिकाओं के साइटोप्लाज्म के भीतर पाई जाने वाली झिल्लियों का एक ट्यूबुलर नेटवर्क है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम यूकैरियोटिक कोशिकाओं के साइटोप्लाज्म के भीतर पाई जाने वाली झिल्लियों का एक ट्यूबुलर नेटवर्क है। फिर अगला लाइन है, इस कोशिका का अंतःकंकाल भी कहा जाता है। इस कोशिका को अंतःकंकाल कहा जाता है। किसको? इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को अंतःकंकाल भी कहा जाता है। इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की खोज 1945 में कीथ पोर्टर, है ना, कीथ पोर्टर, अल्बर्ट क्लाउड और अर्नेस्ट फुलम ने की थी। ये दो अलग अलग प्रकार के होते हैं। पहला है चिकनी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और दूसरी खुरदुरी। एक होती है चिकनी, एक होती है खुरदुरी। ठीक है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का कार्य, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का कार्य क्या क्या है? पहला है ER यानी कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम परिवहन के लिए जिम्मेदार है। कथी के लिए? परिवहन के लिए जिम्मेदार है। कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन का दूसरे अंग तक परिवहन करता है। ठीक है। दूसरा है यह लिपिड ग्लाइकोजन और प्रोटीन के संश्लेषण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इसके अलावा अन्य स्टेरॉयड की तरह भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। तीसरा है वे सेलुलर प्रतिक्रियाओं के लिए एक विशिष्ट क्षेत्र प्रदान करते हैं। चौथा है यह एक इंट्रासेलुलर सहायक ढांचे के रूप में कार्य करता है जो कोशिका के आकार को भी बनाए रखता है। पाँचवा है यह प्लाज्मोडेस्माटा के निर्माण में भी मदद करता है। चलिए अब लवक के बारे में पढ़ते हैं। प्लास्टिड यानी लवक के बारे में पढ़ते हैं। कह रहा है लवक की खोज और नाम अर्नस्ट हेक्ले द्वारा किया गया था। लवक की खोज किसके द्वारा? अर्नस्ट हेक्ले द्वारा किया गया था। लेकिन AFW सिम्पर ने सबसे पहले एक स्पष्ट परिभाषा प्रदान किया। लवक 100 यूकैरियोट्स की कोशिकाओं द्वारा उपयोग किए जाने वाला महत्वपूर्ण रासायनिक यौगिकों के निर्माण और भंडारण का स्थल है। लवक 100 यूकैरियोट्स की कोशिकाओं द्वारा उपयोग किए जाने वाले महत्वपूर्ण रासायनिक यौगिकों का निर्माण का और भंडारण का स्थल है। लवक के प्रकार देख लेते हैं। लवक के 3 प्रकार है। कितने? 3 प्रकार है। पहला है क्लोरोप्लास्ट, दूसरा है क्रोमोप्लास्ट और तीसरा है ल्यूकोप्लास्ट। यानी हिंदी में हरित लवक, वर्णित लवक और अवर्णित लवक। ठीक है। इसका इंग्लिश में याद रखिएगा, क्लोरोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट और ल्यूकोप्लास्ट। चलिए क्लोरोप्लास्ट के बारे में देखते हैं, यानी हरित लवक। हरित लवक एक प्रकार का प्लास्टिड है। क्या है? प्लास्टिड है। यह एक गोल अंडाकार या डिस्क के आकार की संरचना जो खाद्य पदार्थों के संश्लेषण और भंडारण में कार्यरत रहता है। यह गोल अंडाकार या डिस्क के आकार की संरचना जो खाद्य पदार्थों के संश्लेषण और भंडारण में कार्य करता है। फिर कह रहा है उसके बाद है गोल्जी बॉडीज, है ना। गोल्जी बॉडीज के बारे में देखते हैं। कह रहा है गोल्जी उपकरण, गोल्गी कॉम्प्लेक्स या गोल्जी बॉडी अधिकांश यूकैरियोटिक कोशिकाओं में पाया जाता है। यूकैरियोटिक आपको पहले भी बताया है, ये मानव जीव मतलब जीव जंतुओं में पाया जाता है। ठीक है। और प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं जो छोटे छोटे जीव यानी कि छोटे छोटे जीव मतलब पिल्लू ये सब हो गया, इस समय पाया जाता है। गोल्जी बॉडी, इसका खोज 1898 में इटली के चिकित्सक कैमिलो गोल्जी ने की थी। ठीक है। फिर कह रहा है वे कोशिका के साइटोसोल में मौजूद झिल्ली बंद अंगक होते हैं। गोल्जी बॉडी वे कोशिकाओं के साइटोसोल में मौजूद झिल्ली के बंद अंगक होते हैं, जिसे ट्रैफिक पुलिस भी कहा जाता है। यानी कि गोल्जी बॉडी को क्या कहता है? ट्रैफिक पुलिस भी कहा जाता है। इसके कार्य देख लेते हैं, इसके क्या क्या कार्य है। इसका मुख्य कार्य प्रोटीन की पैकेजिंग यानी प्रोटीन का पैकिंग करना और स्राव करना, है ना, स्राव है। यह एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से प्रोटीन प्राप्त करता है। जैसे पहले बताया कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम 2 भाग होते हैं, एक चिकना होता है, एक खुरदुरी तरफ से प्रोटीन निर्माण होता है, तो वहाँ से प्रोटीन प्राप्त करता है। यह इसे झिल्ली बंद पुटिकाओं में संकलित करता है, जो फिर विभिन्न गंतव्य जैसे कि लाइसोसोम, प्लाज्मा झिल्ली या स्राव में ले जाया जाता है। वे लिपिड के परिवहन और लाइसोसोम के निर्माण में भी भाग लेते हैं। ठीक है। चलिए अगले लाइन की तरफ देखते हैं।
पोस्ट ट्रांसलेशन संशोधन और एंजाइमी प्रसंस्करण गोल्जी निकायों में झिल्ली की सतह के पास होता है। उदाहरणतः फास्फारिलीकरण, ग्लाइकोसिलेशन आदि। ठीक है, देखिए फिर उसके बाद हम लोग देखते हैं राइबोसोम। ठीक ना, राइबोसोम के बारे में, यूनिवर्सल सेल ऑर्गेनेल, इसको यूनिवर्सल सेल ऑर्गेनेल भी बोलते हैं। इसमें झिल्ली का अभाव होता है, यह सबसे छोटा होता है। फिर कह रहा है एक रिबोसोम यानी कि राइबोसोम आरएनए और प्रोटीन दोनों से बना एक अंतर कोशिकाएं संरचना है। यानी कि आरएनए और प्रोटीन दोनों से बना एक अंतर कोशिकीय संरचना है। यह कोशिका में प्रोटीन संश्लेषण की साइट है। कोशिका के प्रोटीन कारखानों के रूप में भी जाना जाता है। कोशिका को प्रोटीन कारखाने के रूप में भी जाना जाता है। राइबोसोम प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक कोशिकाओं में मुक्त कणों के रूप में और यूकैरियोटिक में कोशिकाओं के रूप में एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की झिल्लियों से जुड़े कणों के रूप में होते हैं। ठीक है, जो ये राइबोसोम है यूकैरियोटिक कोशिकाओं में भी और प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में भी पाया जाता है। ठीक है, राइबोसोम की खोज किसने किया था? राइबोसोम की खोज रॉबिन्सन और ब्राउन ने की थी। कब? 1953 द्वारा पादप कोशिकाओं में और फ्लेड 1955 द्वारा पशु कोशिकाओं में की थी। ठीक है, 1953 में पादप कोशिकाओं में और फ्लेड द्वारा 1955 में पशु कोशिकाओं में की थी। प्लाडे 1955 में भी राइबोसोम शब्द गढ़ा। ठीक है, इसके कार्य क्या क्या है? यह प्रोटीन बनाने के लिए अमीनो एसिड को इकट्ठा करता है। एमिनो एसिड को इकट्ठा करता है। राइबोसोम प्रोटीन संश्लेषण के स्थल है। साइटोप्लाज्म में संश्लेषित प्रोटीन का उपयोग साइटोप्लाज्म में ही किया जाता है। बाध्य राइबोसोम द्वारा संश्लेषित प्रोटीन के कोशिकाओं को बाहर ले जाया जाता है। ठीक है, साइटोप्लाज्म में संश्लेषित प्रोटीन का उपयोग साइटोप्लाज्म में ही किया जाता है। बाध्य राइबोसोम द्वारा संश्लेषित प्रोटीन का कोशिकाओं के बाहर ले जाया जाता है। ठीक है, इसके कार्य है भंडारण करना, अंतर्ग्रहण करना, पाचन करना, उत्सर्जन करना, अंतरित पानी का निष्कासन करना, विभिन्न जैविक पिगमेंट का स्टोर करना। ठीक है, चलिए उसके बाद हम लोग सेंट्रोसोम के बारे में देख लेते हैं। यानी कि सेंट्रोसोम या तारक, यह कोशिका विभाजन करता है। सेंट्रोसोम क्या करता है? मेन यह कोशिका का क्या करता है? विभाजन करता है। ठीक है, यह मस्तिष्क में नहीं पाया जाता है। सबसे मेन बात, यह मस्तिष्क में नहीं पाया जाता है, जिस कारण तंत्रिका कोशिका में विभाजन नहीं होता है। यह केवल जंतु कोशिका में पाया जाता है। ठीक है, अगला क्या है? पादप कोशिकाओं में कोशिका विभाजन के द्वारा होता है। सेंट्रोसोम की खोज बोबेरी ने किया था। किसने किया था? सेंट्रोसोम की खोज बोबेरी ने किया था। ठीक है, उसके बाद देख लेते हैं सबसे बड़ी और सबसे छोटी कोशिका। चलिए, पहला है सबसे छोटी कोशिका माइकोप्लाज्मा है। ठीक है, सबसे छोटी कोशिका माइकोप्लाज्मा है। जीवाणु कोशिका भित्ति अनुपस्थित होता है। कोई एंटीबायोटिक उपयोगी नहीं है। इसका आकार 0.1 से 0.5 मिमी के बराबर होता है। PPLO यानी कि प्लूरोनिमोनिया ऑर्गेनिज्म की तरह, इसका फुल फॉर्म है प्लूरोनिमोनिया ऑर्गेनिज्म की तरह होता है। ठीक है, पशु साम्राज्य का जोकर है। MLO अणु जैसा जीव। उसके बाद है मेनेरा, किंगडम के अंतर्गत आता है। दूसरा सबसे छोटे बैक्टीरिया डायलिस्टर निम्नेसेट। उसके बाद है कोशिका भित्ति मौजूद होती है। तीसरा है जंतु जगत की सबसे बड़ी कोशिका शुतुरमुर्ग की अंडा होता है। जंतु जगत की सबसे बड़ी कोशिका शुतुरमुर्ग की अंडा, जो 15 सेंटीमीटर लंबा होता है। इसका वजन भी कितना 1.4 kg होता है। चौथा है सबसे बड़ा एककोशिकीय पौधा एसिटा बुलेरिया होता है। इसका आकार 1.10 सेंटीमीटर होता है। मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका अंड यानी कि डिम्ब होता है। ठीक ना, मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका अंड डिम्ब होता है। मानव शरीर की सबसे छोटी कोशिका शुक्राणु होता है। मानव शरीर की सबसे लंबी कोशिका न्यूरॉन होता है। ठीक है, सबसे लंबी पादप कोशिका रेमी की रेशा होता है। सबसे लंबी जंतु कोशिका न्यूरॉन होता है। और 10वां और सबसे लास्ट है सबसे बड़ी प्रोकैरियोटिक कोशिका इस सिपिरिलियम यानी बैक्टीरिया होता है। तो दोस्तों यहीं तक समाप्त हुआ हमारा सेल चैप्टर। तब तक के लिए धन्यवाद।